नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बहुत ही रोमांटिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेंटर और कोई भी राज्य के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसी टॉपिक से 2-4 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो देखिए, आज हम बहुत शॉर्ट तरीके से छोटा सा वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति पढ़ने वाले हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत कल हमने संघ सरकार के अकॉर्डिंग एक ओवर रिव्यू देखा था। आज हम उसी रिव्यू के तहत पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका का राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के और 62 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम संविधान के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद हैं उन्हीं के तहत देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात का उल्लेख है। तो पहला ही अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आपको याद होना चाहिए, कल हमने उल्लेख किया था, वीडियो में बताया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक सरकार है, उसका संघात्मक रूप पाया जाता है, जिनमें केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकारें भी होती हैं और केंद्र और राज्यों को दोनों को ही संविधान में अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में किया गया है स्पष्ट रूप से, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो इसी के अकॉर्डिंग कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि ब्रिटेन की महारानी के समरूप है, नाम मात्र का कार्यपालक है, यानी कि इसके राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति स्वयं कार्य नहीं करता है। कोई अपनी विशेष इच्छा या शक्ति के तहत सारे कार्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है राष्ट्रपति। तो 52 में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इससे दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह कि राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। राज्य का प्रमुख होता है, यूं कहें संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऐसे प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो राष्ट्रपति होता है। इस संवैधानिक प्रमुख को ही कहते हैं वैधानिक प्रमुख। यानी वैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति, जो कि एक प्रतीक होता है कार्यपालक का, राज्य का प्रमुख होता है, यानी देश का पहला नागरिक होता है, देश का पहला व्यक्ति होता है। और जो प्रोटोकॉल में होता है, नंबर 1 पर राष्ट्रपति होता है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में भी 2 बातों का उल्लेख है। एक तो यह है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है। इस शब्द का उल्लेख है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। तो वही बात है कि आज बहुत से आर्टिकलों का हम जिक्र करेंगे, तो कीवर्ड पहचान करके याद करना और अपने मन से ट्रिक बनाना। किसी दूसरे की ट्रिक बना करके याद करोगे तो रटना ही होता है, इससे बढ़िया तो कॉन्सेप्ट को ही पढ़ लेना बार बार। तो कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किसमें है, 53 में है। इसी बात से जाहिर होता है क्या कि जो तीनों सेनाएं हमारी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उन सभी का क्या होता है, प्रमुख होता है। सेना प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च सेना प्रमुख होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत होता है। और सारे कार्य किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यह 53 के अनुसार है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। निर्वाचक मंडल का अंग्रेजी में कहें तो इलेक्टोरल कॉलेजियम, यानी निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत 3 बातों का ध्यान रखना आपको कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है वह चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, और जिसमें आम जनता भाग लेती है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो निर्वाचक मंडल में जनता भाग नहीं लेती, इसका मतलब कोई विशेष या खास लोग भाग लेते हैं, तो वो खास लोग जो हैं उनका जो समूह है वही कहलाता है निर्वाचक मंडल। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो संसद के सभी
निर्वाचित सदस्य, इस बात का ध्यान रखना है। और इस बात में भी आपको कीवर्ड निर्वाचित ध्यान रखना है, क्योंकि संसद के सभी सदस्य नहीं लेते हैं, यानी कि कौन से, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद का उच्च सदन राज्यसभा है उसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। एक लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, यानी कि संसद के 14 सदस्य जो मनोनीत हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में आपको पता है, जैसे मैं यहाँ एक डायग्राम बना के समझाऊँ, एक तो राज्यसभा एक लोकसभा 2 सदन हैं, तो राज्यसभा में 250 हो सकते हैं और लोकसभा में 552 हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो है वो 250 में से 238 तो राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। और 250 का जो वर्तमान का रूप है वो 245 है, यानी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर आ रहे हैं या मनोनीत होकर आ रहे हैं, वो सदस्य संख्या है 245। 245 में से 233 तो आ रहे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो रहे हैं, किसमें, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। यही क्रम ध्यान रखना आपको, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो इसमें भी अगर व्याख्या करें तो 229 तो आ रहे हैं राज्यों से, जो भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में वर्णित है। राज्यसभा सदस्यों का सीटों का बंटवारा या आवंटन कौन सी सूची में है, अनुसूची 4 में है। तो 229 तो आ रहे हैं राज्यों से, और यूनियन टेरिटरीज में 2 ही से आ रहे हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। दिल्ली से आ रहे हैं 3 और पुडुचेरी से आ रहे हैं 1 सदस्य। इस प्रकार 233 है वर्तमान में, ये निर्वाचित हैं और ये 12 मनोनीत हैं। तो हमने क्या कहा, निर्वाचित भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। तो राज्यसभा से कितने हो गए, 233। अब बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में 550 तो हो सकते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और प्लस 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं। 550 की व्याख्या करें तो 530 तो आएंगे राज्यों से और 20 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 550 नहीं है, वर्तमान में है 545। ध्यान रखना, थोड़ी स्पीडली ना रहे, आराम से समझिए। कुल हो सकते हैं 552, 550 प्लस 2 आंग्ल भारतीय। 550 में से 530 राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आएंगे। वर्तमान में 550 नहीं है, 545 है। तो 545 में से 530 के 30 तो आ रहे हैं राज्यों से निर्वाचित होकर के, और 13 सदस्य आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के। ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरीज से 13 सदस्य, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से और कितने आ सकते हैं, 7। ध्यान रखना, अक्सर ये एक भावना बनी हुई है कि जो जम्मू कश्मीर का पीओके क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर, कहा जाता है कि जो लोकसभा में 7 सीटें हैं वो उसके लिए आवंटित हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आवंटित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जबकि यह 7 सीटें राज्यों के लिए नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। और 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन हो गया। इस प्रकार 545 होते हैं। और ध्यान रखना, करंट की जो अपडेट है वो इस प्रकार से है कि जो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे। ध्यान रखना, मंत्री परिषद की सिफारिश पर कोई भी काम करते, क्योंकि नाम मात्र की कार्यपालिका के सदस्य हैं या नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, तो मंत्री परिषद वास्तविक काम करती है। मंत्री परिषद की सिफारिश पर जो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करते थे, वह 5 अगस्त 2020 से उनका मनोनयन निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, उनका आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखना। तो वर्तमान में क्या कहेंगे, 530 और 13 543, यानी लोकसभा से कितने सदस्य हो गए, 543, और राज्यसभा से 233। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। बाकी इनका विस्तार हम जब संसद का अध्ययन करेंगे उस समय पढ़ाएंगे और बताएंगे विस्तार से। तो ध्यान रहे आपको, राज्यसभा से 233 निर्वाचित होते हैं, लोकसभा से 543 निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार कुल सदस्य संख्या कितनी होगी भाग लेने वाली संसद से, 776। ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल में और कौन होंगे,
सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी इसी शब्द का प्रयोग करना है, ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 333 के तहत, ध्यान रखना यहां क्या यूज कर रहा हूं, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जा सकता है, एक आंग्ल भारतीयों का। और अभी अभी मैंने आपको अपडेट किया कि 5 अगस्त 2020 से आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया, उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इस कारण से, क्योंकि राज्य विधानसभाओं में मनोनयन भी होता है, आप सोचेंगे नहीं होता है, आंग्ल भारतीय का मनोनयन होता है, तो मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित लेते हैं। तो सभी राज्य विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे दिल्ली की बात करें दिल्ली में 17 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, तो इस प्रकार से तो सभी, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4210 कुल टोटल सदस्य हैं सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ 4120 हैं, 4120 सही कर लेना अपडेट। 4120 सदस्य हैं वर्तमान में सभी राज्यों की विधानसभाओं के। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी हैं, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। किस प्रकार से कि जो तीसरी जो बात है इसमें वो ये कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं, वर्तमान में 2 में ही हैं, दिल्ली और पुडुचेरी में, तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित किया गया। यानी कौन सी विधानसभाओं के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये कुल सदस्य भाग लेते हैं किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो वोटर्स कितने हो गए, ये 776 और 4120 टोटल हो जाएंगे 4896। ध्यान रखना ये वोटर्स हैं, वोट नहीं है, वोटर्स हैं, ध्यान रखना वोट नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं, वोटर्स हैं यानी वोट डालने वाले हैं, मत नहीं है। तो ये 54 में था निर्वाचक मंडल, आपने जान लिया होगा। आराम से एक बार पुनः देखना, समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, फिर प्रयास करेंगे आपके लिए। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 में थोड़ा विस्तारित रूप है इसका, तो अब हम इसको हटा करके 55 का उल्लेख फिर से करते हैं। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि है, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है। निर्वाचन विधि कौन सी, एकल संक्रमणीय या एकल स्थानांतरीय या एकल हस्तांतरणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल है। एकल स्थानांतरणीय, आनुपातिक गुप्त मत पद्धति या प्रणाली, ध्यान रखना है। इस गुप्त शब्द को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी होता है और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में गुप्त शब्द का उल्लेख है, जबकि राज्यसभा सदस्यों में और विधान परिषद के सदस्यों में गुप्त शब्द नहीं है, वहां पर क्या है, खुला है, खुला मत पद्धति यानी ओपन मत प्रणाली है वह, यह क्लोज मत प्रणाली है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इसमें कौन सा वोटर्स यानी जो एमपीज एमएलए वोट डालते हैं, किस व्यक्ति को या किस उम्मीदवार को वोट डाला है किसी को पता नहीं होता है, गुप्त होता है। जबकि राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में वोट दिखाकर डाला जाता है कि कौन से उम्मीदवार को वोट डाला गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है, गुप्त मत पद्धति के द्वारा होता है। यह प्रणाली
तीन प्रकार से समझनी है आपको, एक तो एकल स्थानांतरणीय है, एक आनुपातिक है, एक गुप्त है, इस प्रकार से। तो इसके तहत क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है, और उनका मत मूल्य क्या होता है, एकल होता है, यानी एक वोट होता है, और क्या होता है, स्थानांतरणीय होता है, यानी कि जब तक किसी जीतने वाले उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो उसका वोट दूसरे को स्थानांतरित किया जाता है, इस प्रकार से। तो मत मूल्य निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिनको हम विधायक कहते हैं, विधायक अंग्रेजी में कहें तो एमएलए, तो सबसे पहले एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना है। राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या भाग में उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, और इसमें भाग 1000 का दिया जाता है। वैसे तो सिर्फ यही राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन संख्या बड़ी आती है, संख्या को छोटी करने के लिए, सरलता लाने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है। तो अब राज्य की जनसंख्या, तो राज्य की कब की जनसंख्या, 2001 की, 2011 की, 1951 की, कब की ली जाएगी। तो ऐसे में एक समस्या आई कि 1970 के दशक में भारत सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रोग्राम चलाए गए। उसके तहत दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी सराहनीय काम किया, यानी नियंत्रित किया, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में नियंत्रित नहीं हुई, जनसंख्या बढ़ती गई। तो दक्षिण भारत के राज्यों ने, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो उसके सामने समस्या रखी कि कहा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं जनसंख्या कम करने का, लेकिन हमें राष्ट्रपति के चुनाव में घाटा हो रहा है, क्योंकि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य के विधायक का मत मूल्य भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कारण से तब यह नियम बनाया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अधिनियम में बनाया गया कि जो जनसंख्या का आधार होगा वह 1971 की जनगणना का होगा, 1971 की जनगणना का होगा। कब तक होगा, 2000 तक, 2000 तक होगा। तो 1971 की जनगणना का आधार माना गया 2000 तक, लेकिन वर्तमान में 2021 चल रही है। तो अब ऐसे में कौन सी जनगणना लें, 2000 के बाद में 2001 की जनगणना भी हो गई है, 2011 की भी हो गई है। तो उसके बाद में 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उसने क्या किया, फिर संशोधन किया, 42 का दुगना कर दीजिए, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे सिर्फ बढ़ाया, इतना ही किया है। जो 1971 जनगणना को आधार बनाया गया था उसे अब 2026 तक के लिए मान्य कर दिया गया। अब कब तक रहेगी 1971 जनगणना का आधार, 2026 तक। अब 2026 के बाद में फिर संशोधन किया जाएगा, क्या होता उसमें प्रावधान, तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि किस राज्य की जनसंख्या यहाँ लगा रहे हैं और किस प्रकार उसका मूल्य निकाल रहे हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या थी 1971 की जनगणना के समय, और जो एमएलए हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, वो 200 हैं। तो 2.5 करोड़ में जब 200 का भाग लगाएंगे तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आता है, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आता है 129। तो राजस्थान का एक वोटर एमएलए, उसका मत कितने, 129, इस प्रकार से है। और सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है, 208 मत मूल्य, यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद में सेकेंडर की बात करें तो सेकेंडर 2 है, एक तमिलनाडु है और एक झारखंड है, जिसमें दोनों के ही क्या है, 176 मत मूल्य होता है एमएलए का। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सिक्किम का है, सिक्किम का होता है 7। अब ये अंतर होने के कारण प्रावधान किया गया ये कि एक सिक्किम राज्य का एमएलए वोट डाले तो उसका मत 7 ही होगा, एक उत्तर प्रदेश का वोट डाले तो उसका मत 208 होगा,
ये अंतर को समाप्त करने के लिए, इस भ्रांति को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया। तो पहले तो हमने विधायक का मत मूल्य निकाला, राज्य की जनसंख्या में भाग देंगे वहाँ के एमएलए की संख्या का और भाग 1000 का लगाएंगे, ये तो होता है विधायक का मत मूल्य। अब इसके तहत ही जो संसद के सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, जिन्हें सांसद कहा जाता है, उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। सांसदों के मत का मूल्य इसका भी एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है? सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, और इसमें भाग लगाते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य संख्या, इसका भाग लगाते हैं। इस प्रकार निकलता है। तो सभी राज्यों अपने अपने विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे और सभी राज्यों के मत मूल्यों को जोड़ करके उस कुल मत मूल्य में, सभी राज्य आ गए ना, सभी राज्यों के कुल मत मूल्य में क्या भाग लगाएंगे? संसद के निर्वाचित सदस्यों का। तो ये इस प्रकार से है। सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य वर्तमान में 5,49,474 है, और इस 5,49,474 में संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 776। इसका भाग लगाएंगे तो 708 दशमलव आता है। अब दशमलव के बाद में भी निश्चित कर दिया गया है, अगर 500 से ज़्यादा आता है 3 संख्या में तो एक अगला लिया जाएगा, अगर 500 से कम आता है तो यही संख्या निर्धारित रहेगी। तो इसमें 500 से कम आता है आगे, तो 708 निर्धारित है वर्तमान में। चाहे किसी भी राज्य का हो, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी भी राज्य का सांसद हो, उसका मत मूल्य कितना होगा? 708। तो इस प्रकार वोटर्स तो कितने हैं आपको बताया मैंने, वोटर्स तो कितने हैं? वोटर्स वो तो हैं 776 सांसद प्लस 4120 एमएलए, 4896 तो वोटर्स हैं। वोट कितने हैं? वोट हो गए 5,49,474 तो हो गए विधायकों के मत, और इसी प्रकार एक सांसद का 708, तो 776 के कितने हो जाएंगे? 708 को 776 से गुणा करेंगे तो ये संख्या नहीं आती है, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या हमने हटा दी है इस कारण से, तो वह संख्या आती है। तो वोट हो गए 5,49,474 तो हो गए एमएलए का मत मूल्य, प्लस 5,49,404। एक बार देख लेना गुना करके 708 को 776 से, तो वो संख्या होगी इस प्रकार। ये एमपी जो सांसद होते हैं उनके हो गए। तो कुल वोटर की संख्या, कुल वोटर्स तो हो गए 4,896, वोट कितने हो गए? दोनों को जोड़ेंगे तो 10 लाख, ध्यान रखना 10,98,882 कुल वोटर्स जोड़ लेना, इनको गुणा करेंगे तो संख्या सही आ जाएगी इस प्रकार से। तो कुल वोट हो गए हैं 10,98,882, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कितने हैं? 10 लाख, यानी लगभग 11 लाख के, और वोटर्स कितने हैं? 4,896। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 538 ही वोटर्स हैं, 538 ही वोटर्स हैं। अगर वोट की बात करें तो मात्र 57 वोटर्स हैं, और वोट की बात करें तो 538 हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो वोटर्स तो हैं 57, और वोट हैं 538, क्योंकि वहाँ पर 50 राज्य हैं, 50 राज्यों से सीनेट का तो क्या होता है? उच्च सदन है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है? निम्न सदन है। तो दोनों से जो विधायक आते हैं चुन करके, वो 538 संख्या है। तो इस प्रकार वोटर्स तो 57 हैं उनसे, और वोट 538 होते हैं, जबकि 408 संख्या
ये लीजिए, करेक्ट हो गया। अब इसको ध्यान में रख लेना है आपको। अक्सर ये पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज की दृष्टि से उचित रहेगा। तो हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है इस क्षेत्र में। क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि वहाँ कहने में ही प्रत्यक्ष है, चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। जबकि राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कहने में क्या है, अप्रत्यक्ष, लेकिन दिखाई देता है प्रत्यक्ष की तरह कि कितने लोग वोट डालते हैं चुनाव में। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन विधि है। एकल स्थानांतरीय अनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। मत मूल्य निकाला जाता है, पहले विधायकों का फिर सांसदों का। तो विधायकों का सांसदों का बताया आपको। और यह जो चुनाव प्रणाली है, इसमें अगर उम्मीदवार को जीतना है तो एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। क्या करना प्राप्त होता है? कोटा, निश्चित अभियान। तो कोटा प्राप्त करना का सूत्र भी होता है, फार्मूला, वो है कुल वैध मत। कुल वैध मत भाग में निर्वाचित होने वाले सदस्य, निर्वाचित कितने होने हैं? एक होना है राष्ट्रपति, तो संख्या 1 आएगी, +1, और उस कुल हल में +1। ये फार्मूला है कोटा प्राप्त करने का। यानी कि सीधी सी बात ये है, व्यवहारिक बात करें, 50+ वोट होने चाहिए, 50 से, यानी आधे से अधिक वोट प्राप्त होने चाहिए, वो ही क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। इसका एक अलग रीजन है, अगर उसकी व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ एग्जाम दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं कि ऐसा नियम क्यों बनाया गया। कई कारण हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे हैं। अब अगले अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 की बात करें, 56 में है कार्यकाल का उल्लेख। कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रहे, राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको ध्यान रखना है पूरा। अक्सर ऐसे कह देते हैं कि 5 वर्ष का होता है। कब से होता है? कोई ये पूछ ले तो कि निर्वाचन से 5 वर्ष तक, या शपथ से 5 वर्ष तक, या चुनाव परिणाम से 5 वर्ष तक, ऐसे आए तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब वो पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना इसको। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। इसमें बहुत से डिस्प्यूट हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि इस 56 के तहत ही कहा गया है कि वह स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है। क्या दे सकता है? त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखना है, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। मान लीजिए संयोगवश उपराष्ट्रपति ना हो तो किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र दे सकता है स्वेच्छा से, और उसे संसद के द्वारा हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ध्यान रखना इस बात को, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग कब लगाया जाएगा? क्या आधार होगा? इस आधार का भी उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। आधार होगा संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करने पर। और इस बात को ध्यान रखना, ये अक्सर बड़ी एग्जाम में प्रश्न आता है ऐसा कि संविधान के उल्लंघन से क्या तात्पर्य है। तो इस बात को ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन से क्या तात्पर्य होता है, इसको संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आधार बताया गया संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। कौन हटाएगी? संसद हटाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। और महाभियोग शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है हटाने का, और इसकी महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, जो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो इस कारण से ये कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। संसद हटा सकती है। कैसे? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग क्यों लगाएंगे? जब वह संविधान का उल्लंघन करेगा तब। इन सब बातों का उल्लेख है 56 में। और बहुत से आधार हैं 56 में। क्या? कि राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रस्तावक, यानी प्रपोजर।
प्रपोजर होने चाहिए और 50 अनुमोदक यानी सेकेंडर होने चाहिए। 50 तो उसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और 50 उसका समर्थन करेंगे। कुल 100 व्यक्ति जो समर्थन करेंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकता है। ध्यान रखना, ये शर्तें भी किसमें हैं? कार्यकाल अनुच्छेद 56 में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। और दूसरी बात क्या है इसमें? 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा होगी। ध्यान रखना, हर किसी की तो सामान्य व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों में होती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि किसमें होगी? आरबीआई में जमा होगी 15,000 रुपए की। यह कब जब्त हो जाएगी? जब उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो यह जमानत कर ली जाती है। अगर प्राप्त हो जाते हैं तो वापस प्राप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। ये 1997 से पहले तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हुआ करते थे और 1977 से पहले 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक हुआ करते थे। लेकिन चुनाव में ज़्यादा व्यक्ति भाग लेने के कारण जिनको एक भी वोट प्राप्त नहीं हो रहा है, इस कारण से ज़्यादा संख्या में लोग मजाक ना बनाए राष्ट्रपति के चुनाव का, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव होता है। इस कारण से अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या बढ़ा दी गई 1997 में। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन होंगे? जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। कौन? या तो एमपी या एमएलए होंगे। और जो प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं होंगे, जो अनुमोदक होंगे वो प्रस्तावक नहीं होंगे। इसका मतलब 100 व्यक्तियों का समर्थन होना चाहिए, वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। तो क्लियर हो गया होगा ये बात। और दूसरी बात ये कि जो प्रस्तावक या अनुमोदक किसी एक उम्मीदवार का है वह दूसरे का प्रस्तावक अनुमोदक नहीं बन सकता है, इसको भी क्लियर कर लेना है। तो ये था कार्यकाल। अब बात करते हैं, नोट कर लेना इनको फ्यूज करके वीडियो को। बात करते हैं हम अनुच्छेद 57 की। तो अनुच्छेद 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 में सीधा लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन यानी कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो संविधान में उल्लेखित है कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी ही बार, असीमित बार निर्वाचित हो सकता है, कोई सीमा या कोई लिमिटेशन नहीं है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन कितनी ही बार हो सकता है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जब 1787 में उसका संविधान लागू हुआ अमेरिका का, तब से लेकर के 1951 तक तो कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। लेकिन 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो परिस्थितियों बस वह 4 बार निर्वाचित हो गए, 3 कार्यकाल पूरा कर गए और चौथे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो गए। तो ऐसे में वहाँ पर 1951 में 22वां संविधान संशोधन किया गया। अमेरिका की बात कर रहे हैं हम 1951 में। तो उसमें तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति 2 बार से अधिक चुनाव राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, 2 बार से अधिक। तो एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और एक बार में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने का कार्यकाल होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिका में। तो इस प्रकार से वहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये तो रही बीच में अमेरिका की बात है। अब हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, एक व्यक्ति कितनी बार ही बन सकता है। लेकिन व्यवहार में सिर्फ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अब तक कोई भी व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुआ है। तो यह व्यवहारिक सी होगी ये बात कि एक बार ही बनते आ रहे हैं। अनुच्छेद 58 की बात करें तो अब तक हमने राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जाना। तो राष्ट्रपति बनेगा कौन, तो उसकी क्या योग्यताएं होंगी? यह योग्यताओं का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 58 में है। तो ध्यान रखना, 4 योग्यताएं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यह योग्यता है कि ही और सी यानी वह जो भी उम्मीदवार बनने वाला है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए।
इस बात का उल्लेख है। अब देखो यहाँ पर आपको बड़ी एग्जाम में फंसा सकता है एग्जामिनर, क्या वो लिखेगा कि निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए या सत्य कथन छांटिए, इस प्रकार के प्रश्नों में वह लिख देगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के संबंध में सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन होगा वह भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। अब ये प्रश्न गलत हो गया, ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि मूल रूप का कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसी कोई शब्दावली नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी योग्यता क्या है? उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इस बात का उल्लेख है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी क्या है? तीसरी है वह ही और सी, जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार है वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ध्यान रखना, योग्यता रखता हो। यहां भी आपको फंसा सकता है, कैसे? गलत देकर के कथन आपको कूट में छटवाएगा, सत्य कथन छांटिए, असत्य छांटिए, तो वहां लिख देगा कि वह लोकसभा का सदस्य हो। आप कहोगे तो पढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप वहां पर गलती कर सकते हैं, ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इस प्रकार की शब्दावली है। यहां भी आपको वह चक्कर में डाल सकता है, कैसे? कि वह लिख देगा कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष हो या अधिकतम 70 वर्ष हो, ऐसे लिख देगा, तो उसमें भी आप गलत मत करना, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है 35 वर्ष। चौथी योग्यता है कि उसे वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। मैं यहां पर आपको एक बात क्लियर कर दूं, ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और महान्यायवादी, और पांचवी बात है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में किसी भी मंत्री के पद पर कोई व्यक्ति है वह लाभ का पद नहीं माना जाता है, ध्यान रखना। संसद ने कानून बना करके स्पष्ट प्रावधान कर रखे हैं कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं होगा। अब संसद की बात है कि ऐसे लाभ के पद क्यों नहीं मान रखे हैं, तो वह अलग बात है। तो लाभ का पद कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और राज्यपाल, और केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में कोई भी मंत्री पद हो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। बाकी और प्रशासनिक पद होते हैं उन्हें लाभ का पद माना जाता है। तो लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यताएं हैं 4, ध्यान रखना है राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए। तो अनुच्छेद 58 के बारे में आपने जाना, योग्यताएं। अनुच्छेद 59 की बात करते हैं अब हम। अनुच्छेद 59 में अर्हताएं हैं। अर्हताएं मतलब दशाओं का उल्लेख है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की क्या क्या दशाएं हैं, उम्मीदवार बनने के बाद की दशाएं हैं, क्या क्या होंगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने वाला जो व्यक्ति है, अगर वह लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने के बाद में उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा, वह रिक्त माना जाएगा, इस प्रकार से। और दूसरी अर्हता है वह किसी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, इस प्रकार की है। और तीसरी बात है इसमें, ध्यान रखना, 3-4 बातें हैं। पहली बात तो जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इनका सदस्य है तो राष्ट्रपति के बाद में ये क्या हो जाएंगे? स्थान रिक्त माने जाएंगे, इस प्रकार का उल्लेख है। और दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, इस बात का उल्लेख है। तीसरा है कि सभी जो वेतन, भत्ते, चिकित्सा, यात्रा सभी क्या होंगे? निःशुल्क होंगे। राष्ट्रपति के क्या होंगे? आवास, वेतन, भत्ते ये क्या होंगे? निःशुल्क होंगे। और इसी में उल्लेख है कि जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होगा। तो राष्ट्रपति को वेतन प्राप्त होता है कितना? वर्तमान में है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है किसको? राष्ट्रपति को। और सभी वेतन भत्ते क्या होते हैं? निःशुल्क होते हैं। और ये है
टैक्स फ्री होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। तो इस प्रकार की ये अनुच्छेद 59 में अर्हताएं। अब अनुच्छेद 60 की बात करें, 60 से शपथ, से 60 से शपथ, तो इसमें शपथ का उल्लेख है। इसमें भी आपको बहुत सी बात ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें हैं, किस किस प्रकार से, कि पहली बात तो ये कि शपथ कौन दिलाएगा, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब यूं कहें कि कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट आ सकता है कि मुख्य न्यायाधीश ना हो तो ध्यान रखना कि जब मुख्य न्यायाधीश ना होगा तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोर जज, ध्यान रखना है, कोई भी सीनियर जज होगा, यानी सीनियर जज तो होगा ही, तो वह शपथ दिलाएगा, इस बात का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन किस बात की शपथ दिलाता है, ध्यान रखना संविधान में 3 शब्द हैं, एक तो परिरक्षण, एक प्रतिरक्षण, एक संरक्षण। अब इन तीनों को ही ध्यान रखना, इस तीनों का ही एक सामान्य व्यवहार में होता है रक्षा, किसकी, संविधान की, संविधान की, संविधान का परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण, तथा लिखा है, तथा लोगों के कल्याण की, ध्यान रखना लोगों के कल्याण की, इस बात की शपथ लेते हैं। यानी कि व्यवहार में याद करने दृष्टिकोण से कहूँ आपको कूट भाषा में, तो क्या लेते हैं, एक तो संविधान की रक्षा की और एक लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो राष्ट्रपति ही संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, बाकी संविधान के प्रति निष्ठा की लेते हैं, फेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो न्यायाधीश हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो, सब क्या लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की लेते हैं। जबकि मंत्री लोग होते हैं, चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, वो लेते हैं पद और गोपनीयता की। राष्ट्रपति लेते हैं किसकी, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। ये किसमें है, अनुच्छेद 60 में उल्लेखित है। अब है अनुच्छेद 61 और 62, फिर हम समाप्त करते हैं। फिर राष्ट्रपति के बारे में उससे अगले वीडियो में हम कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अलग टॉपिक में, अलग वीडियो में। तो अब है अनुच्छेद 61 है। 61 में मैंने आपको बताया पहले ही, इसमें क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट है, महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग शब्द का उल्लेख है तो कौन सा अनुच्छेद में है, ध्यान रखना 56 और 61 दोनों में। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन पूछे तो 56 में, और दोनों आए तो 56 और 61 दोनों, महाभियोग शब्द का उल्लेख है। और महाभियोग की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया 56 में नहीं है, 61 में है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या प्रक्रिया है, आधार मैंने बता दिया 56 में था, संविधान का उल्लंघन करने पर हटाएगी कौन, संसद। अब बात करते हैं प्रक्रिया कैसे है, कि संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी सदन में प्रस्तुत करेंगे कैसे, 1/4 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का, ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसे प्रश्न हमें उलझन में डाल देते हैं, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का, ऐसा नहीं है उपस्थित होने वाले या वर्तमान में जो भी निर्वाचित हैं वो। जैसे कि राज्यसभा में अक्सर स्थान खाली रहते हैं क्योंकि किसी न किसी राज्य के सांसद का कार्यकाल पूरा हो जाता है और वहाँ पर चुनाव होते रहते हैं। तो ऐसे में 2, 4, 5, 10 सीट जो खाली हैं उनसे कोई प्रभावित नहीं है। जो कुल सदस्य संख्या है वर्तमान में 245, उसका 1/4, इसमें लोकसभा में भी 1/4 सदस्यों के द्वारा क्या रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, हस्ताक्षर होने चाहिए उनके। तो पहले तो क्या रखेंगे, वो प्रस्ताव रखेंगे। अब प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखने के बाद में जब उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो क्या लिखा है, चर्चा से पूर्व, चर्चा से पूर्व क्या करेंगे, राष्ट्रपति को 14 दिन, चर्चा से 14 दिन पूर्व क्या देंगे, सूचना देंगे, 14 दिन पूर्व क्या देंगे, सूचना देंगे। अब राष्ट्रपति अपना मत रखने के लिए स्वयं भी आ सकता है और किसी व्यक्ति को भी भेज सकता है अपनी तरफ से। अब इस पर चर्चा होगी। अब इस पर चर्चा होने के बाद में इसके व्यक्ति से या राष्ट्रपति के खुद के जो अपना मत रखा उससे संतुष्ट नहीं होने पर सदन में, तो जब संतुष्ट नहीं होगा सदन तब उस पर क्या होगा, मतदान होगा।
ध्यान रखना, मतदान के बाद में मतदान क्या होगा, किस प्रकार होगा, कुल सदस्य संख्या का, इस बात का ध्यान रखना है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कितना बहुमत है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। एक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर देने पर वह प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच कर सकता है और फिर बाद में उसमें क्या होगा, मतदान होगा और उस सदन में भी 2/3 बहुमत से मतदान पारित होना चाहिए। कैसे, कुल सदस्य संख्या का, इस बात का ध्यान रखना, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत है। दोनों सदनों के द्वारा अपने अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा या राष्ट्रपति को हटा माना जाएगा, राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। ये है महाभियोग की प्रक्रिया, ध्यान रखना है। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं प्रस्ताव। 1/4 सदन के सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पेश करने के बाद उसमें चर्चा करने से पूर्व 14 दिन पहले सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष रखने आ सकते हैं या किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। पक्ष उसके मत से संसद के द्वारा संतुष्ट नहीं होने पर सदन में क्या होगा, प्रस्ताव पर मतदान होगा। मतदान सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और 2/3 बहुमत से पारित हो जाने पर वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उस प्रस्ताव पर जांच करवा सकता है, फिर मतदान होगा। मतदान भी उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है या राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। ये बात है। अब बात कर लें कि अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अब बात करें, लास्ट अनुच्छेद बचा इसका, अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में समय दिया गया है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। ध्यान रखना, 4 कारण बता रहा हूं, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, महाभियोग के द्वारा संसद हटा दे या फिर कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो 6 माह के अंदर क्या करने होंगे, चुनाव करवाने होंगे। 6 माह के अंदर क्या करवाने होंगे, चुनाव करवाने होंगे। ध्यान रखना, अगर कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत, ध्यान रखना, अनुच्छेद 65 के तहत अगर कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। मृत्यु हो जाए तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में। त्यागपत्र दे दे तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में। संसद द्वारा हटा दिया जाए तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन कार्यकाल समाप्त हो जाए, किसी कारण से 6 माह में चुनाव नहीं हो पाए, तो वही राष्ट्रपति जो पूर्व में है, वही राष्ट्रपति जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और लगे हाथ ये बता दूं कि जो भी कोई डिस्प्यूट होंगे चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी कोई विवाद होंगे चुनाव संबंधित, उनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो हमने अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक का जो राष्ट्रपति से संबंधित थे उन सभी का विस्तार से अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।